तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जी की क्लास चल रही है और क्रैश कोर्स टाइप में एक्सप्रेस क्लास है। और कोशिश ये है कि उत्तराखंड जी के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सभी को आपके इससे हेल्प मिल जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपसे बात नहीं करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है और इस क्लास का नारा ये है कि परीक्षा पास करनी है, विद्वान नहीं बनना है। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर लें। इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है इसका। ओके तो अब यहाँ तक मैं आपसे बात कर चुका था। अब इजरान मिट्टी की मैं बात कर रहा था। इजरान मिट्टी जो है पहाड़ पर जो ऊंची चोटियाँ हैं, ऊंची चोटियों के पास जो कंकड़ पत्थर या कंकड़ी पथरीली मिट्टी होती है, जहाँ पर सॉइल की या सिलिका की या सैंड की मात्रा कम होती है, तो पहाड़ की ऊंची चोटी पर जहाँ पर आमतौर पर मिट्टी की ऊपरी परत कमज़ोर होती है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं और ये मिट्टी जो है खेती के उपयोग में आसानी से नहीं लाई जा सकती, इस मिट्टी को या उस भूमि को हम कहते हैं इजरान मिट्टी, चोटी पर निकृष्ट भूमि। आमतौर पर पुराने ज़माने के राजा जो थे इसको दान में दे दिया करते थे। अब देखो, जैसे मैदान में, नदी घाटियों में, बाढ़ के मैदान में एक मिट्टी होती है ना, जिसे आप कहते हो जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी, बांगर खादर कहते हैं ना, तो नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। तो जलोढ़ या खादर मिट्टी का मतलब ये है कि ऐसी मिट्टी या ऐसी जगह जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है और बाढ़ अपने साथ बहुत सारे उपजाऊ पदार्थ लेकर के आती है। ठीक है, तो जिसे मैदान में आप जलोढ़ मिट्टी कहते हो, पहाड़ में, नदी घाटियों में, उसी मिट्टी को हम कहते हैं बगड़। ठीक है। सैंड क्या है? पहाड़ में जो गहरी घाटियों में समतल मैदान होते हैं ना, उसे आप सैंड कहते हैं। जैसे भिकिया सैंड, गैर सैंड, चिन्याली सैंड। तो यह है घाटी में समतल और चौड़े मैदान हैं, जिसे पहाड़ पे हम कहते हैं सैंड। उपरें या उपरांव, यहाँ पर मैंने लिखा बारानी। भूगोल में या कृषि विज्ञान में एक शब्द आता है बारानी कृषि। तो बारानी कृषि का मतलब यह है कि ऐसी कृषि जो शुष्क इलाकों में की जाती है, यानी कि जहाँ पर पानी कम होता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर पानी कम होता है तो वहाँ पर किस तरह की फसल लगाएंगे? जिन्हें पानी कम से कम चाहिए, जो लंबा शुष्क सीजन भी सह सकती हूँ, जैसे बेर, अमरूद, है ना, लंबा शुष्क सीजन सह जाते हैं ना। तो ये बारानी मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है ऐसी। बारानी मतलब शुष्क कृषि, शुष्क इलाकों की कृषि। तो यहाँ लेकिन उपरें या उपरांव का मतलब ये है, जैसे आप नदी घाटी में हैं, पहाड़ में आप नदी घाटी में हैं, तो नदी घाटी से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, उपरें मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर पानी की कमी होती जाएगी। या तो बारिश होगी, बारिश से पानी आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको पानी वहाँ मिलेगा नहीं। तो जो ऊपर की नदी घाटी से थोड़ा सा ऊपर जाकर के जो मिट्टी होती है, थोड़ी शुष्क मिट्टी होती है, उसे हम कहते हैं उपरें या उपरांव। इसमें भी खेती जो है मुश्किल होती है, उपरें या उपरांव कहते हैं उसको। आगे चलें। उसके बाद खिल काटिल, आप कहते हैं ना झूम कृषि, झूम कृषि कहते हैं ना आप। तो पहाड़ पर खिल भूमि या कातिल भूमि का मतलब क्या है? जंगल से मुक्त कराई गई ज़मीन, कंकड़ीली पथरीली मिट्टी जिसको हमने जंगल से मुक्त कराया है, उसे हम कहते हैं खिल काटिल या कातिल भूमि। ये आमतौर पर बंजर होती है, लेकिन इसमें खेती की जा सकती है। मैंने लिखा ना बंजर बट कैन क्रॉपेबल, बंजर टाइप खेती ज़मीन होती है, लेकिन इसमें खेती की जा सकती है अगर मेहनत की जाए तो। अब बात आती है जीवांश। पहाड़ी जो मिट्टियाँ हैं ना, पहाड़ पे जितनी मिट्टियाँ हैं उसमें फॉसिल या जीवांश जो है खूब होता है। अभी इसकी जीवांश की आगे भी बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जीवांश जो मिलता है आपको मध्य हिमालय में मिलेगा। मध्य हिमालय की जो ज़मीन है उसमें सबसे ज़्यादा फॉसिल या सबसे ज़्यादा जीवांश मिलेगा, लेकिन आमतौर पर पहाड़ की मिट्टियों में जीवांश जो है वो खूब मिलता है। और जैसे जैसे आप नीचे मैदान में जाएंगे तो जीवांश की कमी या फॉसिल्स की कमी होती जाएगी। अब पहाड़ी मिट्टियों में जीवांश खूब होता है, इसीलिए आमतौर पर पहाड़ी मिट्टियों में मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो हरे से रंग की होती है। आप कभी भी जाएँ पहाड़ पर ना, मिट्टी देखें तो उसकी जो ऊपरी परत होगी वो हरे से रंग की होगी। बाढ़ के मैदान में जाएंगे तो मिट्टी की परत जो है काले से रंग की होगी, और जहाँ ना बाढ़ है ना बारिश है, मिट्टी जो है भुरभुरी सी, बदरंगी सी होगी। ठीक है। अब एक बात आती है कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग या समोच्च कृषि, हिंदी में इसको कहते हैं समोच्च कृषि या कंटूर फार्मिंग। आप देख रहे हो ना, मेरा सिर देख रहे हो, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मेरा सिर दिखाई दे रहा है सर, है ना, नाक मेरी अलग ऊंचाई पर है, और ये इसे क्या कहते हैं सर आपकी इंग्लिश भाषा में? चिन, क्या कहते हैं इसको? चिन। हम कहते हैं ठुड्डी, क्या कहते हैं? ठुड्डी या थोड़ी, क्या कहते हैं इसको? चिन के अलावा क्या कहते हैं आपके घर में? मम्मी क्या कहती हैं इसको? मम्मी चिन नहीं कहती होंगी, मम्मी क्या कहती हैं? थूथड़ी तो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? थोड़ी ठुड्डी जो भी है, चिन, है ना। हाँ, तो ये चिन। अब चलिए सीरियस हो जाइए, मेरा नाक अलग हाइट पे है, चिन अलग हाइट पे है,
आँख अलग हाइट पे है ना, तो बाल अलग हाइट पे हैं। तो देखो ये नाक है ना, ये कान है, सॉरी ये कान है, ये जिस हाइट पे ये कान है उसी हाइट पे ये कान है। तो यहाँ से आप एक लाइन खींचे तो मिला देगी ना, लेकिन इसको मिलाएंगे तो ये तिरछी रेखा हो जाएगी, इसको मिलाएंगे तो तिरछी रेखा हो जाएगी, है ना। तो अब अगर आप मेरे एक लाइन सीधी खींचे पेन से, तो ये लाइन जो है वो सीधी कान से कान को मिलाएगी, है ना। तो उसी तरह से पहाड़ की चोटी होती है, पहाड़ की चोटी है तो पहाड़ की चोटी पर ये वाला हिस्सा जो समान ऊंचाई पर है उसको आप जोतो आप प्लॉ करो, उसको आप जोतो। तो ये एक जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है कंटूर लाइन। पहाड़ पे या ऊंचाई पे दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे समोच्च रेखा या कंटूर लाइन कहते हैं। मानचित्र पर समान स्थान के समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कंटूर लाइन कहते हैं। अब इसी पर नाम आ जाता है कंटूर क्रॉपिंग का। तो जो ढलानू इलाके होते हैं, ढलान वाले इलाके या ढालू इलाके होते हैं या पहाड़ी इलाके होते हैं, तो अब आप देखें पहाड़ की चोटी पर खेती करना दूभर क्यों, क्योंकि पानी नहीं रुक रहा। आप मैदान में देखो ना, अगर बहुत ज़्यादा ढाल वाला खेत हो तो कितनी मेहनत बनानी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना पानी को रोकने के लिए। पहाड़ पे तो है ही ढाल, तो होता क्या उसमें खेती कैसे करें, तो ये जो पहाड़ी है तो पहाड़ी को गोल गोल चारों तरफ से जोता जाता है, इस तरह से एक समान ऊंचाई में वो हल से उसको जोत देगा। तो इसमें एक जो लाइन है ये समान ऊंचाई वाली, ये कहलाती है समोच्च रेखा या कंटूर लाइन। तो एक लाइन जो है वो छोटे से डाम का काम करती है। एक लाइन जो है वो आपने एक लाइन से जोती, जो हल्की लकीर होती है उसे क्या कहते हैं, कूण कहते हैं ना, है ना, कूण कहते हैं ना। तो जो कूण बना ना, कूण वो जो है एक नाली का काम कर रहा है, उसके ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दिया आपने, वो एक डाम का काम कर रहा है। तो कूण में कुछ कोई और फसल बोली आपने, और जो नाली सी बनाई है आपने, जो मैंड बनाई है उसमें आलू या प्याज बो दी। खैर इस तरह की जो खेती होती है उसे हम कंटूर क्रॉपिंग या कंटूर कृषि कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। मजबूरी है इस तरह की मेढ़े या इस तरह के कूण बनाना या इस तरह के छोटे छोटे डाम बनाना, क्यों, क्योंकि पानी को रोकना है। अब पहाड़ी को आपने हॉरिजॉन्टल जो है कि जोत दिया, किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, समान ऊंचाई के अनुसार आपको जोत दिया। तो हर कूण में छोटा मोटा डैम बन जाएगा और पानी वहाँ धीरे धीरे रुकता रहेगा। बर्फ़ पड़े तो हल्की फुल्की बारिश पड़े तो वहाँ पर पानी का संरक्षण हो जाएगा। तो पहाड़ में खेती का ये तरीका है, ये मिट्टी के कटाव को भी बचाता है, क्योंकि आपने जगह जगह कूंड बना दिए ना, तो तेज़ बारिश बहेगी तो पानी उसमें रुकता रहेगा, मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा। ढाल होगा तो मिट्टी ज़्यादा कटेगी, तो नमी को भी कंजर्व करता है ये, और मिट्टी के कटाव को भी रोकता है और खेतीबाड़ी को भी संभव कर देता है, हरियाली को भी बढ़ाता है। कंटूर फार्मिंग कहते हैं इसको। यहीं पर आ जाती है सीढ़ीदार खेती या टेरेस क्रॉपिंग, या इसी को हिंदी में एक शब्द और भी कहते हैं वेदिका कृषि। तो पहाड़ी के जो ढाल होते हैं ना, पहाड़ी के जो ढाल होते हैं वहाँ पानी रुकेगा नहीं, तो अब क्या करते हैं, पहाड़ी को जो है वो पहले ये ढाल पे काटा, फिर उसके बाद ये ढाल पे काटा, फिर उसके बाद ये ढाल पे काटा, सीढ़ियाँ बना दी अलग अलग। तो जो हर सीढ़ी होती है, हर सीढ़ी का जो बेस होता है वो क्या हो जाता है, उसका एक खेत हो जाता है। तो वहाँ पर आप खेती कर रहे हैं तो वो भी सीढ़ीदार खेती है। तो खेती को आसान करना, मृदा का संरक्षण करना, नमी का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, वो टेरेस क्रॉपिंग या वेदिका कृषि में भी आ जाता है। यहीं पर एक शब्द आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब ये है, ये भी ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पर ढाल ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक समान ऊंचाई की एक फसल बोई, उसके बाद दूसरी समान ऊंचाई की फसल बोई, फिर तीसरी समान ऊंचाई की फसल बोई, उसको हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि पहाड़ी के जो है कि कितने डिग्री का ढाल होना चाहिए जो कि सीढ़ीदार खेती आसानी से हो सकती है। तो 15 डिग्री का ढाल अगर हो तो उस पर सीढ़ीदार खेती आसानी से हो सकती है। आगे चलें। अब उत्तराखंड में जो कुल जोत हैं उसका 73% यानी कि 73% जो हैं वो सीमांत जोत हैं। सीमांत जोत हैं, समझते हैं ना सीमांत जोत। 1 हेक्टेयर से आपके पास अगर 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, 1 हेक्टेयर के 2.5 हेक्टेयर, सोनू भाई 1 हेक्टेयर, आपके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो आप कहलाएंगे सीमांत किसान। 1 हेक्टेयर माने 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है आपके पास तो आप जो है सीमांत किसान कहलाएंगे, और वो जोत जो कहलाएगी सीमांत जोत कहलाएगी। तो सीमांत के बाद कौन सी जोत होती है, छोटी जोत, छोटी के बाद मध्यम और फिर बड़ी जोत। तो जैसे भारत में 80% जोत जो है वो सीमांत जोत हैं, 80% किसान सीमांत किसान है, सबसे ज़्यादा जोत सीमांत जोत या सबसे ज़्यादा किसान सीमांत किसान है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी है, लेकिन उत्तराखंड में 73% जोत जो है वो सीमांत जोत है। ठीक है। यहाँ सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है नलकूप से, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से, और दूसरा नंबर नहर। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो नलकूप से। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूप से ही होती है। भारत में भी सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है,
और दूसरा नंबर नहरों का। अब यहीं पे एक सवाल और आता है, मैं बताता चलूँ कि किस स्टेट में तालाबों और कुओं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में, ठीक है। अब हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख फसल है, फसल नहीं गेहूँ, है ना। हाँ, सुबह सुबह ठंड लग रही है तो फसल नहीं फसल। तो हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख फसल है गेहूँ, दूसरी चावल। छोटा छोटा लिख रखा है मैंने। उत्तराखंड की, भारत की सबसे प्रमुख फसल गेहूँ, दूसरी चावल, और तीसरी प्रमुख फसल जो है उत्तराखंड की वो है गन्ना। ध्यान रखना, मंडुआ लिख देते हैं, मंडुआ नहीं। उत्तराखंड की तीसरी सबसे प्रमुख फसल है गन्ना, उत्तराखंड की सबसे प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। लेकिन अगर पहाड़ की पूछेगा तो पहाड़ की सबसे प्रमुख फसल है गेहूँ, दूसरे नंबर पर मंडुआ। ध्यान रखना। उत्तराखंड की पूछेगा तो उत्तराखंड की सबसे प्रमुख फसल गेहूँ, चावल और फिर गन्ना। चौथे नंबर पर मक्का, उत्तराखंड की अगर पूछेगा तो ना, ठीक है। या मैदान की पूछ ले। पहाड़ की पूछेगा तो सबसे प्रमुख फसल गेहूँ, दूसरे नंबर पर मंडुआ, तीसरे नंबर पर झिंगोरा। अब मैं फिर यहाँ पे गड़बड़ कर गया। मैं गड़बड़ इसलिए कर गया कि अगर ऑप्शन में मक्का है, नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 मक्का, नंबर 3 मंडुआ, नंबर 4 झिंगोरा। ठीक है, समझ गए। ध्यान रखना, उत्तराखंड की पूछ रहा है कि पहाड़ की पूछ रहा है। फिर से रिपीट कर दूं, पहाड़ की नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 मक्का, नंबर 3 मंडुआ, नंबर 4 झिंगोरा। उत्तराखंड की या मैदान की गेहूँ, चावल, गन्ना और मक्का, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई पूछे ना तो फिर करते हैं कि उसमें ऑप्शन क्या है? आलू। क्या है? आलू। आलू खूब होता है। दालों में तो सर चना है, हाँ सबसे ऊपर चना है, चाहे भारत में पूछ ले या उत्तराखंड में पूछ ले, ठीक है। आगे चले। बाकी और भी दालें हैं ना पहाड़ में, छोई, झीमी, गहत, है ना, तूर वगैरह, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है। आपके यहाँ संडे मार्केट में बिकने आती हैं, लेकिन उनको खरीदता नहीं कोई, उनको चलन हो गया ना। बहुत पौष्टिक दालें हैं, लेकिन फैशन यहाँ कुछ और है ना। तो जो है कि सरकार को बढ़ावा देना चाहिए उनको। चलें भी आगे। चले खैर, गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का, मंडुआ, झिंगोरा, ओके। अब यहीं पर एक बात आती है टर्शरी मिट्टी, है ना। टर्शरी मिट्टी क्या है? जैसे कोयला जो है वो टर्शरी एज का है, ऐसे करें, वो वाला टर्शरी। टर्शरी मिट्टी जो है ये ऐसी मिट्टी है, जैसे आप देखते हो ना यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी क्या खूबी है, उसमें कांप होगी, है ना, और बालू भी उसमें खूब होगी। सैंड मतलब, बालू मतलब सैंड यानी कि धूल, है ना, तो उसमें धूल या बालू या सैंड भी खूब होगी जलोढ़ मिट्टी में ना। तो उसी तरह से पहाड़ में कुछ स्थानों पर मिट्टी मिलती है जिसमें बालू खूब होती है ना। जैसे हमारे यहाँ दोमट मिट्टी होती है ना, दोमट मिट्टी की क्या खूबी है? दोमट मिट्टी में बालू और जो सिल्ट होती है, गाद और बालू जो होती है वो बराबर मात्रा में होती है दोमट मिट्टी में, है ना। और चिकनी मिट्टी क्या हुई? उसमें चिकनाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये मैंने लिखा चिकनी दोमट लाइक। देखो टर्शरी मिट्टी को मैंने लिखा चिकनी दोमट लाइक, जैसे दोमट चिकनी मिट्टी होती है ना, उस जैसी मिट्टी होती है ये। बालू इसमें खूब होती है और हर जगह नहीं मिलती है। ये मिलती है आपको दून घाटी में और शिवालिक में। जो शिवालिक के ढाल हैं या शिवालिक की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर मिलेगी और दून घाटियों में मिलेगी। अक्सर आपसे एक क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि टर्शरी मिट्टी कहाँ पर मिलती है, तो दून वैली और शिवालिक में आपको टर्शरी मिट्टी मिलेगी। इसमें बालू खूब होगी और चिकनी दोमट मिट्टी जैसी है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है पहाड़ की जो अन्य मिट्टियाँ हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दोमट मिट्टी है, चिकनी है, बालू है ना। अगर रेतीली मिट्टी होती तो पानी कहाँ रुकेगा उसमें, इधर पानी डाला और साफ। जो आपके खेल के मैदान होते हैं, बारिश रुक गई, आधे घंटे बाद मैच शुरू, तो कैसे होते हैं? उनमें रेत होती है, वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ाती हैं तो कितनी भयंकर बारिश क्यों ना हो जाए, वहाँ की मिट्टी ऐसी, आधे घंटे बाद ही आप क्रिकेट खेल सकती हैं वहाँ पर, है ना। वहाँ तो कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, मिट्टी है ना, पानी रोकती नहीं है वो मिट्टी, ओके। तो जो टर्शरी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, ये चिकनी दोमट के समान है। नमी को रोकने की क्षमता इसमें अच्छी है। ये आपको दून घाटी और शिवालिक में मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसमें चाय की खेती अच्छी होती है। तो चाय के लिए चाहिए हल्की चिकनी, हल्की दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें हल्के अम्ल हों, हल्के एसिड हों, जीवांश भी जिसमें खूब हों। तो ये सारी की सारी खूबियाँ ऐसे मिल जाती हैं। दूसरा, चाय के प्लांट की जड़ में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो दून में और शिवालिक में ढाल है, बारिश भी खूब होती है, चाय को बारिश भी खूब चाहिए,
है ना, और बहुत ज़्यादा सर्दी भी चाय के लिए सेहतमंद नहीं है। तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा मिलता है, बारिश भी खूब होती है और ढलान भी है, यानी कि जड़ों में पानी रुकता नहीं, इसलिए यहाँ पर चाय की खेती खूब होती है। कौन सी मिट्टी में? टर्शरी मिट्टी में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ मिलती है? भीमताल है उसका आंसर, ज्वालामुखी मिट्टी भीमताल। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक शब्द आया था उपपर्वतीय मिट्टी। अब ये दिक्कत है कि उपपर्वतीय और पर्वतीय क्या होगा? इसको सर एक बार रोक लेंगे, मैं बताता हूँ आपको इसको थोड़ा सा इसका कौन। तो हम बात कर रहे थे उपपर्वतीय मिट्टी की, तो उपपर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी इसी तरह से होता है ना, उपपर्वतीय जलवायु, उपपर्वतीय जलवायु। आप देखें जैसे उत्तराखंड में आप हैं तो सबसे पहले तराई का मैदान और फिर भावर का मैदान। तो तराई और भावर के जो मैदान हैं यहाँ पर आपको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आमतौर पर मिलती है, लेकिन जून के महीने में आपको ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय जलवायु का भी एहसास होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तराई भावर में तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और उसके बाद आप शिवालिक के ऊपरी इलाकों में और मध्य हिमालय के निचले इलाकों में जब आप जाएंगे तो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के दर्शन हो जाएंगे। शीतोष्ण कटिबंध माने टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब क्या होता है? ऐसा जलवायु क्षेत्र जहाँ पर 2 ऋतुएं होती हैं, सर्दी और गर्मी, और सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है जिसे हिंदी में कहते हैं हिमांक, उससे भी नीचे चला जाता है। तो इस टाइप का जो क्लाइमेट होता है वो टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब इससे आप और ऊपर जाएंगे ना तो उसको हम कहते हैं उपपर्वतीय जलवायु, इसको उप अल्पाइन जलवायु भी कहते हैं। अब ये जो है और ठंडे इलाके, इससे ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा पर्वतीय जलवायु या अल्पाइन जलवायु या अल्पाइन टाइप क्लाइमेट। इससे ऊपर और जाएंगे तो आपको टैगा, टैगा से ऊपर टुंड्रा, टुंड्रा। अच्छा, उत्तराखंड में क्या है, आपको ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा तक सारे क्लाइमेट मिलेंगे। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर जाएंगे ना तो टेम्परेचर की वजह से आपको जो मिट्टी जो है वो अलग अलग तरह की मिलेगी। ओके, तो यहीं पर एक शब्द आता है उपपर्वतीय मिट्टी, ये मैंने लिखा है। तो उपपर्वतीय मिट्टी आपको रट लेना, ये मिलेगी आपको मध्य यानी कि लघु हिमालय में और ऊपरी शिवालिक में। तो जो मध्य हिमालय है और ऊपरी शिवालिक है वहाँ पर आपको उपपर्वतीय मिट्टी मिलेगी। और क्या है कि घास से मैदानों के निचले क्षेत्र, देखो जैसे आप मध्य हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में जाएंगे या महान हिमालय के निचले क्षेत्रों में आप जब रहेंगे उस बेल्ट में, तो आपको वहाँ पर मिलेंगे, उसे कहते हैं ना अल्पाइन पास्चर्स या बुग्याल या घास के मैदान। तो घास के मैदान से नीचे का जो इलाका है उसमें आपको उपपर्वतीय जलवायु और उपपर्वतीय मिट्टी मिलेगी। ठीक है, अब ये जो उपपर्वतीय मिट्टी है इसकी जो ऊपरी परत होती है वो रेतीली होती है और गहरे हरे रंग की होती है। उपपर्वतीय जलवायु में या उपपर्वतीय मिट्टी जो होगी वो इसकी ऊपरी परत रेतीली और गहरी हरी होगी। यहाँ पर जीवांश जो है खूब मिलता है, मैंने लिखा ना प्रचुर जीवांश, यहाँ पर फॉसिल्स या जीवांश जो है इस मिट्टी में खूब मिलता है। लेकिन चूंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना वो बहुत पतली है, महीन है, मिट्टी में जो कह सकते हैं सॉइल या सैंड या धूल की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी वनस्पतियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आमतौर पर जो वेजिटेशन है या जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट कम होती जाती है और धीरे धीरे घास के मैदानों में आप मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिट्टी है जिसको मैंने कहा है ना उपपर्वतीय मिट्टी, आपको अलग अलग रंग की मिलेगी। आमतौर पर गहरे हरे रंग की होती है, लेकिन कहीं ये लाल, कहीं भूरी, कहीं पीली मिट्टी आपको मिल जाएगी। ये मिट्टी हल्की अम्लीय होती है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 5.5 से 6.5 तक होती है। अच्छा, तराई और भावर की जो मिट्टी है उसमें अम्लों की मात्रा कम है, या कह सकते हैं उसकी पीएच वैल्यू वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तराई और भावर की मिट्टी जो है वो कम अम्लीय है और इस मिट्टी में चूना खूब मिलेगा आपको। चूना जो है तराई और भावर की मिट्टी में आपको खूब मिलेगा। कांप मिट्टी, कांप मिट्टी समझते हैं, जैसे नालियों में कांप आ जाती है ना, तो शिवालिक और दून घाटियों में, इसे आप टर्शरी मिट्टी भी कह सकते हो। कांप मिट्टी जैसे अभी मैंने पीछे बताया ना, कांप मिट्टी, टर्शरी मिट्टी बताया ना, तो टर्शरी मिट्टी या कांप मिट्टी जो है वो शिवालिक और दून घाटियों में मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने ये जो है कि एकदम से पैटर्न चेंज कर दिया है, तो इसको पार्ट 2 को हम यही रोक देते हैं, पार्ट 3 में आ जाते हैं, या क्या करें इसी के साथ चलते रहें? इसी के साथ चलते रहें, आप बताएं, सेव कर दिया क्या आपने? तो इसी के साथ चलते हैं। तो हमारे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड स्टेट के। जब उत्तराखंड स्टेट बना 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ, तो यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे नित्यानंद स्वामी। ओके, विधान परिषद के सदस्य थे, यूपी विधान परिषद के सदस्य थे, एमएलए नहीं थे, विधायक नहीं थे, यूपी विधान परिषद के सदस्य थे। तो इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ध्यान रखना, विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ दिन ये रहे, फिर भगत सिंह कोश्यारी आए, तो ये भी चुने हुए नहीं थे।
विधानसभा के इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड स्टेट बना है। विधानसभा के चुनाव हुए हैं 14 फरवरी सन 2002 को पहली बार। तो उससे पहले हमारे यहाँ 2 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, नित्यानंद स्वामी और उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी। ये दोनों ही जो थे नॉमिनेट या मनोनीत मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री ये नहीं थे। उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा के जब पहले चुनाव हुए 2002 में, 14 फरवरी सन 2002 को इसके चुनाव हुए थे, तो राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी एनडी तिवारी जी ने। उससे पहले ये यूपी के सीएम भी रह चुके थे। 3 बार यूपी के सीएम रहे एनडी तिवारी और 1 बार उत्तराखंड के, कुल 4 बार ये सीएम रहे। तो मेरे ख्याल से कोई और ऐसी मिसाल मुझे नज़र नहीं आ रही। हो भी सकता है कि कोई एक व्यक्ति 2 स्टेट का सीएम रहा हो, तो देख लेना। मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसी मिसाल नज़र नहीं आ रही। तो यूपी के सीएम भी रहे हैं और ये उत्तराखंड के सीएम भी रहे हैं। उससे पहले यूपी के 3 बार सीएम ये रह चुके थे। नारायण दत्त तिवारी, पंडित नारायण दत्त तिवारी 2002 से 2007 तक क्या कहते थे इनको? विकास पुरुष कहते थे। उद्योग मंत्री भी रहे ये, उद्योग मंत्री भी रहे ये, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे एनडी तिवारी। अब उस तिवारी जी के बाद, तिवारी जी जो थे कांग्रेस के थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार किस पार्टी की बनी थी? कांग्रेस की बनी थी, ठीक है। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, भुवन चंद खंडूड़ी सीएम हुए। भुवन चंद खंडूड़ी के बाद सीएम बने निशंक। खंडूड़ी जी सीएम रहे काफ़ी दिन तक यहाँ पर। उसके बाद जो सीएम बने वो बने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बाद फिर से खंडूड़ी जी को लाया गया। ये एक ही कार्यकाल में है, मतलब तिवारी जी के जाने के बाद खंडूड़ी जी लगभग 2.5-3 साल तक यहाँ रहे। उसके बाद निशंक खंडूड़ी जी को हटाया गया, पार्टी का हाईकमान ने इनको आदेश दिया कि आप हट जाइए, हट गए। उसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान में हरिद्वार से सांसद भी हैं, वो सीएम रहे। कुछ दिन ये रहे निशंक। उसके बाद फिर खंडूड़ी जी को लाया गया। इनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम बने डॉक्टर विजय बहुगुणा। इनके नाम से डॉक्टर टाइटल है इनके, पता नहीं है या नहीं है, डॉक्टर टाइटल नहीं है शायद। तो विजय बहुगुणा जी जो हैं वकील थे, ये विजय बहुगुणा वकील थे और उसके बाद शायद जज भी रह चुके हैं, पता नहीं, खैर जो भी है। तो खैर विजय बहुगुणा जो हैं फिर सीएम बने उत्तराखंड के। और ये उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनके नाम पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा गया, उनके सुपुत्र हैं, है ना। इनकी बहन भी हैं रीता बहुगुणा जोशी, जो कि यूपी में सक्रिय हैं, सांसद है ना, लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब तो खैर ऐलान कर चुकी हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो विजय बहुगुणा कुछ दिन यहाँ पर सीएम रहे, लगभग 2 साल तक। विजय बहुगुणा के बाद विजय बहुगुणा जी को हटाया गया पार्टी हाईकमान ने। उसके बाद कांग्रेस से ही हरीश रावत, चुनाव नहीं हुआ नया, ध्यान रखना, नया चुनाव नहीं हुआ, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसी समय राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा। तो यहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ रखी है, आप लोग देख लेना कि उत्तराखंड में एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो शायद 42 दिन का है, कितने दिन का आप लोग, हाँ 46, आर यू कन्फर्म? ओके। तो वो 46 दिन हमारे यहाँ जो है कि वो 46 दिन राष्ट्रपति शासन रहा, ठीक है। और उस समय जब राष्ट्रपति शासन रहा, हरीश रावत को हटा करके राष्ट्रपति शासन लगा था, तो फिर ये कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद फिर असेंबली में वोटिंग हुई थी जिसमें हरीश रावत जीत गए थे। तो हरीश रावत फिर से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। ध्यान रखना, हरीश रावत के समय में राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन फिर से वो विश्वास प्रस्ताव उन्होंने जीता, हरीश रावत फिर से सीएम हो गए। फिर इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस फिर वो चुनाव हार गई विधानसभा का। फिर हमारे यहाँ सीएम बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 2.5-3 साल सीएम रहे। उसके बाद नया सीएम बनाया गया तीरथ सिंह रावत को। तीरथ सिंह रावत आपको पता ही है, कुछ दिन रहे सीएम, देख लेना अगर आप देखना चाहो तो कितने दिन सीएम रहे। तो ये पौड़ी से लोकसभा सदस्य भी हैं, तीरथ सिंह रावत जो हैं पौड़ी से लोकसभा सदस्य भी हैं। कुछ दिन ये सीएम रहे। उसके बाद धामी जी को लाया गया। धामी जी कहाँ, धामी जी जब सीएम बने थे तो कहाँ से थे? एमएलए कहाँ से थे धामी जी? खटीमा से। ध्यान रखना, धामी जी जो थे खटीमा से एमएलए थे जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन धामी जी जो थे अपनी सीट से हार गए थे। उसके बाद धामी जी ने दोबारा कहाँ से चुनाव जीता है? चंपावत से। पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं इस समय चंपावत जिले से एमएलए हैं, जिले से नहीं सॉरी, चंपावत विधानसभा सीट से एमएलए हैं। ओके, तो और खटीमा और चंपावत पड़ोसी हैं, आपको पता ही होगा। तो माननीय धामी जी इस समय जो हैं शायद 9वें मुख्यमंत्री, शायद नहीं कंफर्म हूँ मैं, इस समय उत्तराखंड के ये 9वें मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखना, राज्य के पहले डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक जो हैं वो अशोक कांत शरण थे। पहले डीजीपी अशोक कांत शरण थे। अच्छा, जिस समय हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय हमारे यहाँ के राज्यपाल कौन थे? के पाल, कृष्णकांत पाल। ध्यान रखना, तो पहले डीजीपी अशोक कांत शरण, ठीक है, और पहली महिला डीजीपी उत्तराखंड की और एकमात्र, क्या नाम था उनका? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है ना। पहली आईसीएस किरण बेदी थी, उन्हीं की बहन है ये दूसरी आईपीएस थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड की पहली और एकमात्र
महिला पुलिस प्रमुख भी रही हैं। उसके बाद मैंने लिखा निज़ामुद्दीन। तो राज्य की जो पहली विधानसभा थी वो अंतरिम विधानसभा थी। तो राज्य की पहली विधानसभा या राज्य की पहली अंतरिम विधानसभा, ध्यान रखना हमारे यहाँ जो राज्य की पहली विधानसभा थी, मैंने इसमें यहाँ कहीं लिख भी रखा होगा उसमें कितने मेंबर थे, उसमें टोटल 30 मेंबर थे। यहाँ कहीं मैंने लिखा होगा, कहीं लिखा मैंने, चलो यहाँ आगे कहीं ज़रूर मैंने लिखा होगा, पता नहीं कहाँ लिखा होगा, मैं भूल गया हूँ, जहाँ आएगा मैं बता दूँगा। तो हमारे यहाँ से जो पर्वतीय क्षेत्र था 22 MLA और 8 MLC जो यूपी विधानसभा थे, यूपी विधानसभा में से 22 MLA जो इस क्षेत्र के थे और 8 MLC जिनका निवास इधर का ही था, ठीक है ना, क्योंकि MLC का अपना कोई क्षेत्र नहीं होता, तो जिनका निवास इधर था। तो 8 MLC और 22 MLA को लेकर के यहाँ की अंतरिम विधानसभा बनी थी, काम चलाओ विधानसभा बनी थी। तो उस अंतरिम विधानसभा में जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो थे निज़ामुद्दीन, ठीक है। उसके बाद जब निज़ामुद्दीन तो प्रोटेम स्पीकर थे, इन्होंने तो जो नियमित अध्यक्ष थे उनको शपथ दिलाई। उसके बाद हमारी अंतरिम विधानसभा के पहले चुने हुए अध्यक्ष जो थे, विधानसभा अध्यक्ष, वो थे प्रकाश पंत, इनका निधन हो चुका है। हमारी अंतरिम विधानसभा के पहले चुने हुए अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। और उसके बाद जब 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ तो पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। इस समय कौन है विधानसभा अध्यक्ष? श्रीमती ऋतु, पूरा नाम बताओ, ऋतु खंडूड़ी हैं, हाँ ऋतु खंडूड़ी भूषण। इस समय विधानसभा अध्यक्ष जो है ऋतु खंडूड़ी भूषण है। तो प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले निजामुद्दीन थे अंतरिम विधानसभा में। अंतरिम विधानसभा के चुने हुए अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। और जब 2002 में हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं तो उन चुनाव के बाद जो चुने हुए अध्यक्ष थे वो थे यशपाल आर्य जी। हमारे पहले मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला जी, जो कि पंजाब के CM भी रह चुके थे, पहले मुख्यमंत्री, सॉरी गलत बोल गया मैं, पहले राज्यपाल, सॉरी, हमारे स्टेट के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी। उसके बाद आए थे सुदर्शन अग्रवाल। उसके बाद अन्य राज्यपाल भी आए। हमारे यहाँ 2 महिला जो हैं राज्यपाल रह चुकी हैं। हमारे यहाँ की पहली महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा, ठीक है ना, वायलेट अल्वा की सुपुत्री हैं ये। तो मार्गरेट अल्वा हमारे यहाँ जो पहली मुख्यमंत्री रही, सॉरी मैं क्यों मुख्यमंत्री, वो हैंगओवर हो रहा। हमारे यहाँ के जो पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल, पहली महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा। और जब इनको यहाँ से हटाया गया था, दूसरी जगह भेजा गया था, तो वह देखा था अपनी विदाई में रो पड़ी थी। इन्हें बहुत लगाव था इस जगह से, उत्तराखंड से, और इन्होंने 4 धाम वगैरह इस पर काम भी किया था। तो मार्गरेट अल्वा, ओके, उत्तराखंड में पहली महिला राज्यपाल। और दूसरी महिला राज्यपाल कौन रही? बेबी रानी मौर्य, है ना। बेबी रानी मौर्य किसी नगर निगम की चेयरमैन भी रह चुकी थी, कहाँ की? आगरा की, है ना। हाँ, अब तो शायद MLA हैं बेबी रानी मौर्य, यूपी में ही किसी जगह से MLA हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा बिरला एग्जाम्पल होता है। नहीं तो आप राज्यपाल या राष्ट्रपति अगर आप बन गए तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि अब आप सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन एक नया चलन है। खैर जो भी है, तो अब संविधान तो रोक लगाता नहीं है किसी राज्यपाल, मान लीजिए आप गवर्नर हैं और गवर्नर से आपने रिज़ाइन दे दिया या गवर्नर का आपका कार्यकाल खत्म हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, संविधान इस पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन हमारे एक चलन था कि अगर आप राज्यपाल या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो अब सक्रिय राजनीति में आप ना आएँ। इसको लेकर बहुत सारे कमीशन हैं, उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन की है कि राज्यपालों को फिर से सक्रिय राजनीति में ना लाया जाए। खैर, तो बेबी रानी मौर्य इस समय जो हैं यूपी में कहीं MLA हैं। उसके बाद KKP, मैंने लिखा KKP, कृष्णकांत पाल, इनके समय में हमारे यहाँ 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। और इस समय जो हमारे यहाँ गवर्नर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल है ना उनका टाइटल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। 8वें राज्यपाल हैं, ध्यान रखना, 9वें मुख्यमंत्री हैं और 8वें राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ओके, चलें साहब। हमारे यहाँ के इस समय हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हाँ, AA देसाई या अशोक अवेंद्र देसाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे AA देसाई या अशोक अवेंद्र देसाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता थे मेहरवान सिंह नेगी। मैंने शॉर्ट में लिखा मेहरवान। उत्तराखंड सरकार के, मैंने हाई कोर्ट लिख दिया क्या? हाई कोर्ट बोल दिया क्या? जल्दी बोल रहा हूँ ना। खैर, उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे अशोक A देसाई या अशोक अवेंद्र देसाई। उत्तराखंड में जो पहले एडवोकेट जनरल थे वो थे मेहरवान सिंह नेगी। ठीक है, आगे चलें। PSC यानी कि लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे NP नवानी और पहले लोकायुक्त उत्तराखंड में वो थे सैयद हैदर अली रज़ा। उत्तराखंड में पहले लोकायुक्त सैयद हैदर अली रज़ा। और यहीं पे मैंने लिखा सूचना टोलिया, देख रहे हैं आप ये सूचना टोलिया। तो उत्तराखंड स्टेट के पहले सूचना आयुक्त थे RS टोलिया।
इन्हीं के नाम पे जो नैनीताल प्रशासनिक अकादमी है ना, उसका नाम है RS टोलिया प्रशासनिक अकादमी। उत्तराखंड के पहले सूचना आयुक्त RS टोलिया, अब इनका निधन हो चुका, पिथौरागढ़ से थे ये। मैंने कभी पहली बार UPPCS में UPPCS के थ्रू लोअर का इंटरव्यू दिया था किसी दौर में, तो जब ये RS टोलिया जी बने थे यहाँ पर सूचना आयुक्त, तो मुझसे सवाल पूछा था, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे बताया था, वो यही बताया था कि पिथौरागढ़ के। खैर, तो RS टोलिया जी जो थे उस समय अपने काफ़ी प्रतिष्ठित नौकरशाह थे ये, तो पहले सूचना आयुक्त बने थे। और लोकायुक्त पहले बने थे सैयद हैदर अली रज़ा। ओके, उत्तराखंड वित्त, जैसे भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। तो उत्तराखंड में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे R.K. धर। उत्तराखंड में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे R.K. धर, और इस समय जो 5वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं इंद्र कुमार पांडे। ठीक है ना, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इंद्र कुमार पांडे। उत्तराखंड में महिला आयोग की पहली चेयरमैन थी संतोष चौहान। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी संतोष चौहान। ओके, और फिर यहाँ पर आ जाते हैं कौशिक समिति। एकदम से कौशिक समिति क्या है? कौशिक समिति तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसका गठन किया था। 4 जनवरी सन 1994 को इसका गठन हुआ था। 4/1/94 यानी कि 4 जनवरी सन 1994 को। इनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कौशिक समिति के नाम से है ये। तो 4 जनवरी सन 1994 को इस कमेटी का गठन हुआ था, जिसे कौशिक समिति कहते हैं। और इस समिति का जो मकसद था, किस पर सिफारिश देना था कि यूपी से अलग उत्तराखंड स्टेट किस तरह से बनाया जाए, क्या किया जाए। ठीक है ना। तो उसके बाद खैर अब ना जो गैरसैंण है, गैरसैंण को राजधानी बनाओ, परमानेंट राजधानी बनाओ, इसको लेकर के अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये था कि सन 1992 में एक पार्टी, अब तो खैर धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल, इस पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा था अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए। पहली विधानसभा में इनके 7 MLA भी चुन के जीते थे, लेकिन दूसरी विधानसभा में 2 रह गए, तीसरी विधानसभा में साफ हो गए। तो इस पार्टी का भी बहुत रोल रहा था उत्तराखंड क्रांति दल का अलग राज्य आंदोलन में। तो ये पार्टी खैर कब बनी थी इसकी बात बाद में करेंगे। तो उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने सन 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल का सम्मेलन या अधिवेशन किया था गैरसैंण में। ठीक है ना। और गैरसैंण को नाम दिया चंद्रनगर। काशी सिंह एरी ने नाम दिया था, ध्यान रखना, गैरसैंण को इन्होंने नाम दिया चंद्रनगर। और सरकार से मांग की थी कि अलग उत्तराखंड स्टेट बनाओ। जब स्टेट बनेगा तो चंद्रनगर या गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड स्टेट की राजधानी होगी। अब पहले ये जो गैरसैंण था ना, पुरानी किताब आप देखेंगे तो ये थलीसैंण तहसील में दिखाया गया है। गैरसैंण कौन से ज़िले में है? चमोली के पौड़ी, चमोली, हाँ सॉरी मैं थलीसैंण गलत बोल गया। पहले जो है इसको जोशीमठ तहसील में दिखाया गया, लेकिन अब जो है गैरसैंण जो है वो अपनी अलग तहसील है। गैरसैंण चमोली ज़िले में है, ये एक तहसील भी है और ब्लॉक भी है, ब्लॉक मुख्यालय भी है और तहसील भी है गैरसैंण, जिसको काशी सिंह एरी ने कहा था चंद्रनगर। ओके, अभी सरकार ने इसका नाम चंद्रनगर नहीं रखा, अभी इसका नाम गैरसैंण ही है। ठीक है। अब रामगंगा के किनारे है गैरसैंण, जो है रामगंगा के किनारे है। अच्छा, अब यहीं पे मैं यहाँ की बात चलूँ तो भूकंप के जोन 5 में है। कई बार सवाल आ गया है कि गैरसैंण भूकंप के किस जोन में है, तो भूकंप के जोन 5 में है। और यहाँ की जो जलवायु है इस एरिया की, वो शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु का मतलब यह है गर्मी और सर्दी के 2 मौसम, गर्मियाँ साधारण और सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। तो शीतोष्ण जलवायु है, जोन 5 में है गैरसैंण। अच्छा, राज्य गठन के बाद सरकार ने एक आयोग बनाया था, वीरेंद्र दीक्षित आयोग। इसे हम राजधानी चयन आयोग भी कहते हैं, वीरेंद्र दीक्षित आयोग या राजधानी चयन आयोग भी कहते हैं। अब ये जो वीरेंद्र दीक्षित आयोग है, इसने कई जगहों को उपयुक्त माना था राजधानी के लिए, और गेंद जो थी वो सरकार के पाले में डाल दी थी। ठीक है ना। तो खैर वीरेंद्र दीक्षित आयोग जो था वो क्या था? राजधानी चयन आयोग था। खैर, अब यहाँ पर पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई थी। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है 3 नवंबर सन 2012 को, उस समय CM थे विजय बहुगुणा जी। तो विजय बहुगुणा जी ने 3 नवंबर सन 2012 को यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी, पहली बार गैरसैंण में। और ये बैठक जो है यहाँ के जो कॉलेज वगैरह थे ना, कॉलेज या होटल जो भी थे यहाँ पर गैरसैंण में, तो वहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी पहली बार 2012 में, 3 नवंबर 2012 में। और इस बैठक में ये डिसाइड हुआ था कि गैरसैंण में विधानसभा भवन बनेगा। विधानसभा भवन माने जहाँ पर विधानसभा की बैठक वहाँ करेंगे, तो गैरसैंण में विधानसभा भवन बनेगा, इसमें ये डिसीजन लिया गया। उसके बाद गैरसैंण के पास ही एक जगह है भराड़ीसैंण, गांव है, कस्बा है भराड़ीसैंण। तो भराड़ीसैंण, गैरसैंण के पास भराड़ीसैंण में जगह उपयुक्त पाई गई
और यहाँ पर बुनियाद रखी गई नए विधान भवन की या शिलान्यास हुआ। ये बुनियाद भी बहुगुणा जी ने रखी थी 11 जनवरी सन 2013 को, यानी कि 3 नवंबर को ये डिसीजन हुआ, उसके एक आध महीने बाद, 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद 11 जनवरी सन 2013 को यहाँ पर विधान भवन का शिलान्यास हो गया, यानी कि काम उसका शुरू हो गया। अब उसके बाद गैरसैंण में पहला सेशन भी हो चुका। देख ध्यान रखना कि विधान भवन बन रहा है, वो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। सन 2014 में गैरसैंण में विधानसभा का पहला सत्र भी हो गया और यहाँ के कॉलेज में हुआ था, यहाँ के किसी कॉलेज में हुआ था। कौन सा सत्र? विधानसभा का सत्र, विधान भवन नहीं हुआ था। देखिए 2012 में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तय हुआ कि यहाँ पर विधान भवन बनेगा। कहाँ पर? गैरसैंण में। उसके बाद 2013 में 2 महीने बाद ही 2013 में ही भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का संगे बुनियाद यानी कि शिलान्यास हो गया। ठीक है। उसके बाद 2014 9 से 11 जून 2014 में गैरसैंण में पहला सेशन हो गया। लेकिन ध्यान रखना विधानसभा भवन में नहीं था सेशन, ये होटलों में था, लेकिन विधानसभा का सेशन हो गया 2014 में। उसके बाद जो नवनिर्मित भवन है विधान भवन जो कि भराड़ीसैंण में है, नवनिर्मित विधान भवन जो कि भराड़ीसैंण में है, वहाँ पर विधानसभा का सत्र हुआ 17-18 नवंबर सन 2017 को। ठीक है ना। तो कैसा भी सवाल पूछे आप उसका आंसर दे देंगे। अब उसके बाद गैरसैंण को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कब घोषित किया गया? 20 जून सन 2020 को। गैरसैंण को 20 जून सन 2020 को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, आगे चलें। अब बात ये आती है कि बद्रीदत्त पांडे सन 1940 में बद्रीदत्त पांडे ने मांग की थी कि साहब ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन्हें विशेष दर्जा दिया जाए। अच्छा, एक स्वतंत्रता सेनानी थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ध्यान है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, यहाँ मैं लिखा नहीं है, लिखना भूल गया हूँ जगह कमी की वजह से। दरअसल 1940 में हल्द्वानी में सम्मेलन हुआ था, है ना। अब किसका हुआ था हमको नहीं पता। 1940 में हल्द्वानी में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बद्रीदत्त पांडे भी थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी थे। तो बद्रीदत्त पांडे ने अपने भाषण में ये मांग की थी कि पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया जाए। यहीं पर जो है जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसी सम्मेलन में हल्द्वानी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने मांग की थी कि कुमाऊं और गढ़वाल को एक पृथक इकाई बनाया जाए। ध्यान रखना यूटी या स्टेट की बात नहीं कह रहे हो। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कहा था कि कुमाऊं और गढ़वाल को एक सेपरेट यूनिट या पृथक इकाई बनाया जाए। और पांडे जी ने, बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या मांग की थी कि इसको विशेष दर्जा दिया जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पीसी जोशी होते हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं ये, इन्होंने सन 1952 में 1952 में जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड का उसे स्वायत्तता देने की मांग की थी। ठीक है ना, पूर्ण राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, स्वायत्तता देने की मांग की थी। उसके बाद मानवेंद्र शाह आते हैं। मानवेंद्र शाह टिहरी लोकसभा से पहले सांसद, नहीं पहले नहीं दूसरे, जो पहले सांसद थे वो तो परिपूर्णानंद पन्यूली थे शायद, मैं हो सकता मैं गलत भी हो सकता हूँ। परिपूर्णानंद पन्यूली यहाँ पर रहे हैं सांसद, आप लोग देख लेना टिहरी से पहले थे या दूसरे थे, आप लोग देख लेना। खैर जो भी थे, लेकिन 1957 में यानी 1957 में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की जो औपचारिक मांग की थी वो की थी मानवेंद्र शाह ने। उत्तराखंड को पहली बार अलग राज्य या पूर्ण राज्य बनाने की मांग की थी 1957 में मानवेंद्र शाह ने। ये वही समय था जब 1956 का फजल अली आयोग चर्चा में था और राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। तो उत्तराखंड को अलग राज्य, देखिए विशेष दर्जा बद्रीनाथ पांडे, है ना, पृथक प्रशासनिक इकाई अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, स्वायत्तता पीसी जोशी और अलग राज्य मानवेंद्र शाह। ठीक है। अब 25 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। ये सवाल अक्सर आता है कि उत्तराखंड क्रांति दल कब बना? 25 जुलाई 1979 को मसूरी में। ठीक है साहब, मसूरी में बना था। किसके नेतृत्व में बना था? देवीदत्त पंत, है ना। हाँ, ये शिक्षाविद थे। देवीदत्त पंत के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल बना था मसूरी में 25 जुलाई 1979 को। अब यहाँ पर एक मैंने लिखा पेपर बम त्रिवेंद्र पवार। दरअसल त्रिवेंद्र पवार जो थे इन्होंने संसद में दर्शक दीर्घा से लेटर बम फेंका था, पेपर बम फेंका था, लेटर बम नहीं सॉरी, कागज़ का बम या पेपर बम। और अलग उत्तराखंड राज्य दो, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, ये नारा इन्होंने लगाया था। तो बाद में इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तो सवाल पूछ सकता है कि किसने संसद में अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए पेपर बम फोड़ा था? तो त्रिवेंद्र पवार जी ने फोड़ा था। बाद में ये यहाँ पर एमएलए भी चुने गए थे। ठीक है ना, अब तो खैर एमएलए नहीं है ये। फिर
एक बनी उत्तरांचल उत्थान परिषद, ये सोवन सिंह जीना जी ने बनाई थी। उत्तरांचल उत्थान परिषद सोवन सिंह जीना ने बनाई थी 1988 में अल्मोड़ा में। उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988 में सोवन सिंह जीना ने बनाई थी अल्मोड़ा में। तो नहीं, अभी इसमें आगे चलेंगे सर, अभी आगे चलेंगे, मसला रह गया। अच्छा, यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस क्षेत्र से एमएलए थे जसवंत सिंह बिष्ट। तो उन्होंने एमएलए के तौर पर यूपी विधानसभा में पहली बार अलग उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। एज ए एमएलए जसवंत सिंह बिष्ट ने यूपी विधानसभा के सदस्य के रूप में जसवंत सिंह बिष्ट ने पहली बार यूपी विधानसभा में अलग उत्तराखंड स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा था या मांग रखी थी। वही आते ना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, उसमें रखा हो। ठीक है। अब मसूरी कांड क्या है ना, पुलिस की गोलीबारी में बहुत से लोग शहीद हो गए थे। अब ये सन 94 का ये वो मामला है जब अपना जो उत्तराखंड अलग स्टेट बनाने का जो मांग थी वो अपने पूरे यौवन पर थी या शवाब पर थी या पीक पर थी। तो जैसे कभी G20 होता है ना, जैसे वर्ल्ड कप में आप देख रहे हो हर खबर वही है। तो वो दौर ऐसा था कि पेपर में कोई जगह खाली होती नहीं थी। उत्तराखंड स्टेट की मांग के लिए जो चल रहा है सारी खबरें उसी से भरी रहती है, यानी मीडिया ने अपना काफ़ी योगदान दिया था। खैर, तो 2 सितंबर सन 1994 को होता है मसूरी कांड और 1 सितंबर सन 1994 को होता है खटीमा कांड। तो आप खटीमा का आसपास हो ना, तो आप याद कर सकते हो कि पहले खटीमा में और उसके बाद फिर मसूरी में। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड, 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड। ये पुलिस गोलीबारी में कुछ लोग शहीद हो गए थे। उसके बाद श्रीनगर में एक टापू है, झील के भीतर एक टापू है सिरियन टापू। तो वहाँ पर कुछ लोग अनशन पर बैठ गए थे, तो उस पर भी कहते हैं कि तथाकथित बल प्रयोग हो गया था। तो श्रीनगर में सिरियंत टापू घटना जो है वो भी इसी के आसपास की सन 1994 की। इन घटनाओं के बाद ये आंदोलन जो था वो उग्र हो गया था। ठीक है। रामपुर तिराहा कांड, ये अक्सर मीडिया में आता है ना। रामपुर, दरअसल मुजफ्फरनगर में एक तिराहा है जिसे रामपुर तिराहा कहते हैं ना भाई, जैसे पीलीभीत चौराहा, बरेली चौराहा, नैनीताल रोड, हल्द्वानी रोड ना। तो मुजफ्फरनगर में एक तिराहा है जिसे कहते हैं रामपुर तिराहा। नंबर 1 बात, तो राज्य आंदोलनकारियों की जो बस थी वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए जा रही थी, ऐसा मीडिया कहता है। ठीक है ना। तो बस जा रही थी, तो वहाँ पर चेकिंग के लिए रोका गया। तो उसके बाद आरोप लगाया जाता है, सच्चाई क्या है हमें नहीं पता। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर आंदोलनकारियों के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ किसी ने बदसलूकी की थी। तो इस घटना को कहते हैं हम रामपुर तिराहा कांड। ठीक है ना। अब ये बदसलूकी हुई थी या नहीं हुई थी, किसने की या किसने नहीं की, इसको हमको नहीं पता। ठीक है साहब, इसके बारे में हम कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि ये रामपुर तिराहा कांड क्या था, तो कब की घटना है, ये कब की घटना है? 2 से 3 अक्टूबर की रात, 2 और 3 अक्टूबर की रात सन 1994 ही। ठीक है ना, 1994 ही। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर शहर में। ठीक है ना। ओके, 2 से 3 अक्टूबर 1994 की घटना है ये, लिख लीजिए 94। और इस समय अब आगे चलते हैं। 1996 में प्रधानमंत्री थे देवेगौड़ा। तो उन्होंने 15 अगस्त सन 1996 को लाल किले से घोषणा की थी कि अलग उत्तराखंड स्टेट बनेगा। न केवल अलग उत्तराखंड बनेगा बल्कि छत्तीसगढ़ और झारखंड को भी बनाने की घोषणा उन्होंने की थी। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ऐसे मिशन चल रहे थे कि अलग स्टेट हमें चाहिए। तो 15 अगस्त सन 1996 को प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने, जनता दल के प्रधानमंत्री थे ये, इन्होंने कहा था कि भाई अलग स्टेट बनेगा। ओके, अब उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया। अब संसद ने कानून बनाना था ना, तो उसी कानून के अकॉर्डिंग ये बनना था अलग स्टेट। तो अलग उत्तराखंड स्टेट जो है लोकसभा ने पास किया 1 अगस्त को, राज्यसभा ने 10 अगस्त को पास कर दिया। लोकसभा ने 1 अगस्त को, एक डेट आती है, लोकसभा ने 1 अगस्त को, राज्यसभा ने 10 अगस्त को पास कर दिया। और 28 अगस्त को राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति पता कौन थे? KR नारायण, है ना। हाँ, उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिया 28 अगस्त को। अब एक बार बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पृथक उत्तराखंड राज्य विधेयक कब अस्तित्व में आया, कब लागू हुआ? तो उस दिन लागू हुआ जिस दिन उत्तराखंड स्टेट बन गया। ये नहीं कि जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो साइन कर दिए, लागू कब हुआ? जिस दिन उत्तराखंड स्टेट बना, 9 नवंबर सन 2000 को अलग उत्तराखंड स्टेट बन गया। ठीक है। तो अब उत्तराखंड जो था वो 27वां राज्य था, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना, 26वां राज्य था। उसके बाद उत्तराखंड 27वां बना 9 नवंबर को, और उसी साल 15 नवंबर को, उसी महीने में झारखंड बना 28वां राज्य। ठीक है। ओके।
अब इसमें एक चीज़ देख लेना, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि जो उत्तराखंड अलग स्टेट बना था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग स्टेट बने थे, ये संविधान का कौन सा संशोधन था? किसी को याद है? आप लोग देख जरूर लेना इसको, इस संविधान का कितनेवां संशोधन था? ठीक है, ओके। 2 जून, मैंने ऐसे ही अलग से लिख दिया आपको याद करने के लिए, ये अक्सर आ जा रहा है। 2 जून सन 2014 को तेलंगाना 29वां स्टेट बना था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म हो गया स्टेट का, तो अब 28 स्टेट ही हैं हमारे यहाँ, ठीक है। 1/1/7 ये क्या लिखा मैंने? 1 जनवरी सन 2007 को, 1 जनवरी सन 2007 को जो है कि उत्तरांचल का नाम हो गया उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, जब हमारा स्टेट बना था तो उसका नाम था उत्तरांचल। 1 जनवरी सन 2007 को, उस समय पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, तो उत्तरांचल का नाम हो गया उत्तराखंड। अच्छा ध्यान रखना कि उत्तराखंड कब बना, तो इसका आंसर 1 जनवरी सन 2007 होगा। उत्तरांचल कब बना, तो इसका आंसर 9 नवंबर सन 2000 होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसे तो आंसर तो यही है भाई, पृथक उत्तराखंड स्टेट कब बना, तो 9 नवंबर सन 2000 को ही बना, लेकिन फिर भी नाम परिवर्तन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। 2007 में ये बना, तो पहला नाम इसका था उत्तरांचल, बाद में उत्तराखंड हो गया, ओके। अच्छा, जब उत्तराखंड स्टेट बना उस समय किसकी सरकार थी? एनडीए की। एक बार ये भी सवाल आया है कि जब उत्तराखंड स्टेट अस्तित्व में आया तो उस समय एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सभी को याद है। अब चूंकि ये चीज़ें सभी को याद हैं इसलिए मैंने लिखी नहीं है, लेकिन बोलते हुए मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो राज्य गठन की घोषणा या वादा किया एच.डी. देवेगौड़ा ने, राज्य बना वाजपेयी जी के समय में, और उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम हुआ किसके समय में? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारी जो अंतरिम, जिसको मैं ढूंढ रहा था अभी पिछले पार्ट में, जो अंतरिम विधानसभा, इसके बारे में बता चुका। ये 22 + 8, 22 एमएलए और 8 एमएलसी को मिला करके कुल 30 सदस्यीय, 30 मेंबर्स की अंतरिम विधानसभा हमारे यहाँ बनी थी। और इसमें शुरुआत में थे 70 + 1, 71 मेंबर। इसमें 70 विधायक जो थे निर्वाचित थे और 1 विधायक जो थे वो एंग्लो इंडियन थे। फिलहाल अब 70 ही हैं। एंग्लो इंडियन या नॉमिनेट विधायक अब उत्तराखंड विधानसभा में नहीं है, ध्यान रखना। उत्तराखंड विधानसभा में अब 70 ही एमएलए हैं, ठीक है, 70 ही सीटें हैं और 70 ही निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे यहाँ। पहले 71 हुआ करते थे। अब इसमें आपसे अक्सर ये भी पूछ लेता है कि पहला इलेक्शन कब हुआ? 14 फरवरी सन 2002 को। वर्तमान जो विधानसभा है वो कितनेवें नंबर की है? 5वीं। वर्तमान विधानसभा जो है 5वीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो एमएलए या विधानसभा की जो सीट जो रिजर्व हैं एसटी के लिए वो 2 हैं, चक्राता और नानकमता। 2 सीट विधानसभा की जनजाति के लिए रिजर्व हैं, चक्राता और नानकमता। 13 सीट जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं। तो विधानसभा में हमारे यहाँ जो कुल रिजर्व सीट हैं, एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 13, यानी कि 15, कुल 15। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। लोकसभा विधानसभा में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ओके ओके। तो अब हमारे यहाँ जो लोकसभा सीटें हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी, ये कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। हमारे यहाँ कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल में ही ऊधम सिंह नगर जिला भी आता है, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी। टिहरी जो है उसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी, ये तीनों जिले आते हैं। देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी, ये तीनों जिले जो हैं वो टिहरी लोकसभा सीट में आते हैं। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के अनुसार टिहरी लोकसभा क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है एरिया के अकॉर्डिंग। और अगर हम आबादी की बात करें या कुल मतदाताओं की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा, वो एरिया के मामले में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र सबसे छोटा भी है। एरिया के मामले में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र सबसे छोटा है, लेकिन आबादी के मामले में ये सबसे बड़ा है। और एरिया के मामले में सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो टिहरी है, उसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल, ये तीनों जिले आते हैं। आगे चलें। और इसमें जो अल्मोड़ा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। हमारे यहाँ 5 लोकसभा सीट हैं, उसमें से केवल एक अल्मोड़ा सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, ओके। राज्यसभा की हमारे यहाँ 3 सीट हैं और मंडल आपको पता ही हमारे यहाँ 2 हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी, ओके। इमरान जी, गढ़वाल मंडल कब बना था? वैसे इसमें लिख भी रखा मैंने आगे, इसका मतलब वहाँ तक पहुँचे नहीं आप हैं। 1969 में बना था। पौड़ी जिला कब बना था?
हाँ अच्छा ठीक है, शाबाश। आगे चलें, बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके आगे चलें। तो 1815, अब क्यों ना, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसका अलग पार्ट बना लें, ये चलने दें, इसी में चलने दें, अलग बना लें, ठीक है। फिर इस वीडियो में इतना ही, इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे अब।